महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना ने देश को बड़ा दुख दिया। हर तरफ इसकी बात हो रही थी, लेकिन कल की घटना मोदी और योगी और उनके प्रशासन का ही चैलेंज नहीं था कि वो कैसे इससे उबरेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, बल्कि सनातन की आस्था और विश्वास का भी एक टेस्ट था कि क्या लोग अब महाकुंभ जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आ चुका है और आज दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताऊं। प्रयागराज महाकुंभ में कल के हादसे के बाद से लोगों में बहुत बेचैनी थी। जो कुंभ में गए हैं, जो नहीं गए हैं, वो सब ये जानना चाहते हैं बॉस कि अभी कुंभ में क्या हालात, क्या महाकुंभ में सब कुछ ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, व्यवस्था ठीक हुई है, नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में हमने जो देखा है, ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्टिंग की है, उसमें एक सीधी बात यह निकल कर आ रही है कि महाकुंभ के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 24 घंटे में बॉस घोड़े खोल दिए, जी जान लगा दिया है। योगी ने उन सभी लूज पॉइंट्स को टाइट किया है जिससे कोई भी बदइंतजामी की नौबत ना आने पाए। बॉस एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो एक घटना हुई वो भी नहीं होनी चाहिए, किसी एक की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जब हम सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का जिक्र करें तो यह भी याद रखें कि अभी तक 28 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं और इसका मतलब यह है कि इसी महाकुंभ में 28 करोड़ लोग डुबकी लगाकर सही सलामत स्नान करके वापस जा चुके हैं। और यह 28 करोड़ कोई मामूली आंकड़ा नहीं होता बॉस। अगर पूरी व्यवस्था ही 2 कौड़ी की होती, जैसा एक इकोसिस्टम बता रहा है, कुछ नेता बता रहे हैं, अगर पूरी व्यवस्था ही लचर होती, खस्ता हाल होती, तो ना तो 28 करोड़ लोग आ पाते और ना 28 करोड़ लोग सही सलामत जा पाते। और यही वजह है कि आस्था का सैलाब कल की अनहोनी के बावजूद आज भी नहीं रुका। आज भी करोड़ों लोगों ने गंगा में स्नान किया। कहीं कोई घटना नहीं हुई, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं हुआ बॉस। आज सीएम योगी ने रियल टाइम मॉनिटरिंग करके और 5 बड़े फैसले लेकर महाकुंभ में सब कंट्रोल में कर दिया। ये 5 बड़े फैसले कौन से थे, महाकुंभ के अंदर आज क्या हाल रहा और रातों रात महाकुंभ में रॉकेट की गति से क्या क्या बदला गया, वो सब आपको बताऊं। लेकिन एक बात यह भी है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। सीएम योगी बड़े फैसले तो ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी नजर रख रहे हैं, लेकिन उनके सामने 5 नए चैलेंज भी आकर खड़े हो गए। पहली चुनौती, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में जो भीड़ जुटी थी वो गंगा स्नान के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। यह भी एक चुनौती है आज की डेट में बॉस। दूसरी चुनौती, महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों को मेला क्षेत्र के बाहर या प्रयागराज के बाहर रोका गया है, उन्हें परेशानी ना हो क्योंकि वो घंटों जाम में फंसे हैं, उसको कैसे निपटना है, उसको कैसे ठीक करना है, यह भी एक चैलेंज। तीसरी चुनौती, कई लोगों का दावा है कि कल की भगदड़ के बाद उनके अपने लापता हैं, उनके बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, उन्हें उनके अपनों से मिलाना पड़ेगा, उस पर भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। चौथी चुनौती, मौनी अमावस्या की तरह 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अगले अमृत स्नान पर भारी भीड़ जुटेगी, इसका मैनेजमेंट करना अपने आप में एक और चैलेंज होगा। पांचवी चुनौती, महाकुंभ में कल की अनहोनी पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे भी निपटना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक इकोसिस्टम ऐसा माहौल बना रहा है कि महाकुंभ की तरफ जो लोग जा रहे हैं उनके पैर अपने आप रुक जाए। सीएम योगी की इन चुनौतियों के बारे में हम आपको आगे पाठशाला में बताएंगे। उन्होंने क्या तैयारी की है इससे निपटने की, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आज महाकुंभ में क्या हालात थे उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि कल की घटना के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बेचैनी थी, कई शंकाएं थी कि बॉस आज सब ठीक होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आज महाकुंभ के अंदर जो तस्वीरें दिखी, उसने सारी शंकाओं और बेचैनी के बीच राहत देने का काम किया। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद भी करोड़ों लोगों ने आज संगम में पवित्र स्नान किया, जबकि आज ठंड बढ़ी हुई थी, लेकिन लोग गर्मजोशी से भरे हुए थे। देखिए ना कैसे कोहरा है, ठंड रोकने वाला है, लोग पहुंचे जा रहे थे आज भी स्नान के लिए। महाकुंभ में 10 लाख कल्पवासी मौजूद हैं। कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास करते हैं। आज 1 करोड़ 15 लाख भक्त महाकुंभ आए। 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने स्नान किया है, जिसमें 10 लाख कल्पवासी और 1 करोड़ 15 लाख जो आए वो सब मिला के। और अब तक करीब 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज सुबह महाकुंभ में भयंकर कोहरा भी था, 100 मीटर दूर तक भी दिखाई ठीक से नहीं दे रहा था। उसके बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं आई। अपने अपने मन में संगम में स्नान की भावना लिए लोग आ रहे थे।
स्नान करके जा रहे थे। लोगों को विश्वास था कि वहां कोई अव्यवस्था नहीं होगी। लोगों को यह विश्वास था कि मोदी योगी ने जो व्यवस्था कर रखी है, जिसकी वजह से 28 करोड़ लोग संगम में स्नान करके सही सलामत लौटे हैं, वो व्यवस्था उनके भी काम आएगी। सुनिए संगम स्नान के बाद लोगों ने क्या कहा और संगम नोज पर किस तरह से प्रशासन ने भीड़ को आज मैनेज किया। संगम में मुझे बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है और जो इतना भीड़ को देखते हुए जो करोड़ों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना स्नान करके वापस लौट रहे हैं। हमने स्नान अच्छे से किया और व्यवस्था भी योगी और मोदी जी की बड़ी अच्छी रही, जिससे कि सारा सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज में नहा के गंगा जी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा हमको और हम सभी भक्तों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग आइए, शांति से दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। मोदी के लिए या योगी के लिए हम मिला नहीं है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपको। और हम सबको बताना चाहते हैं, आप करते हैं, लोग बुरा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। जो आप लोग कर रहे हैं करते रहिए और अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ संगम में नहाकर और बहुत बढ़िया। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग बहुत ही बड़ी संख्या में अभी भी उसी तरीके से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लोगों की संख्या में कमी आई हो या फिर लोगों को रोका गया हो। लोग यहाँ पहुंचे जा रहे हैं और स्नान करके वापस जा रहे हैं, बस उन्हें रुकने नहीं दिया जा रहा। लगातार जो हमारे जवान हैं और साथ ही जो हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी लगी हुई है, लोगों को डायरेक्शन बता रही है। या वॉलंटियर्स भी हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, जिनकी कोशिश यही पहले दिन से रही है। देखिए, एक बार ये जो भगदड़ की स्थिति बनी उससे ये नहीं दावा किया जा सकता या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि करोड़ों लोग जब होंगे तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। जाहिर तौर पर देखिए सवाल उठने लाजमी है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्थितियां इस तरह की थी कि कोई मैनेजमेंट नहीं था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अब आराम से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हालांकि लोगों को अब थोड़ा सा डिवाइड भी किया गया है कि जो बाकी गंगा घाट है वहां भी जाकर के लोग स्नान करें और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि संगम नोज पर ही एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ ना आ पाए, इसके लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कल हादसे के बाद लोगों ने सीएम योगी के आंसू भी देखे और अब एक्शन भी देख रहे हैं। आप देखिए कल से आज तक सीएम योगी ने क्या क्या किया है। कल रात ही सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर 5 बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया था। उसके बाद महाकुंभ की तैयारियों को लेकर रात में एक विशेष बैठक की। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा कल रात में ही ले लिया। सीएम योगी ने प्रयागराज और आसपास के जिलों के प्रशासन को व्यवस्था टाइट करने के लिए कहा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीआईजी प्रशांत कुमार को महाकुंभ भेज दिया है। यानी जब जिस वक्त लोग सो रहे होंगे उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ रात में अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे। रातों रात महाकुंभ में व्यवस्था बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे। प्रशासन भी आज पूरी तरह से महाकुंभ में लगातार मॉनिटरिंग करता दिखाई दिया। संगम नोज के पास वॉच टावर बना दिया गया, वो जहां से भीड़ पर निगरानी की जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बसंत पंचमी के स्नान की तैयारियों का जायजा खुद लिया। आप तस्वीर देखिए, ये मचान बना के वॉच टावर बना के वहां से आप ऊंचाई से नजर रख सकिए, इसकी व्यवस्था कर दी गई। वॉच टावर पर चढ़कर उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। अमृत स्नान के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ संगम पर और संगम जाने वाले रास्तों पर होती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने आज संगम मार्ग पर दुकान लगाने वालों को हटा दिया। संगम मार्ग पर जमीन पर ही चादर बिछाकर बड़ी संख्या में लोग सामान बेचते हैं। पुलिस ने इन सभी से अपील की कि वो यहां से हट जाएं, नहीं तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा ताकि ये रास्ता क्लियर हो सके। एक बार वहां से रिपोर्ट देखिए। ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाता है, लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन अब पुलिस किस तरीके से अलर्ट है और किस तरीके से रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। जो रेहड़ी पटरी लगे हुए थे उनको कहा गया है कि आप पीछे जाएं और आप ये तस्वीर में आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए किस तरीके से लगातार माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो रेहड़ी पटरी या सड़क के किनारे जो लोग दुकान लगाकर बैठे हैं वो किस तरीके से रास्ते को खाली करें और रास्ते पर वो ना आए और चूंकि रास्ता मुख्य तौर पर आने जाने वाले लोगों के लिए है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुनिए। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि जो भीड़ का आने जाने का रास्ता है आप उसको खाली करिए। ये रास्ता आपके लिए बना नहीं है। पूरे प्रयागराज में आप अपनी कहीं भी दुकान लगाइए, लेकिन ये भीड़ के आने जाने के रास्ता जो संगम की तरफ जा रहा है उस रास्ते को खाली करिए। और सबसे हमारी प्रार्थना है, बाद में फिर हम आपका सामान जमा कर लेंगे। हम मजबूर हो जाएंगे आपका सामान, हम नहीं चाहते आपका कोई आर्थिक नुकसान हो। यानी छोटी से छोटी चीज, छोटी से छोटी बात
कि भाई रास्ते में अगर दुकानें लगी हैं तो दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है, उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए न रुकने का वक्त है न निराश होने का। सीएम योगी भी यही कर रहे हैं। कल रात ही सीएम योगी ने महाकुंभ में भीड़ को मैनेज करने के लिए 5 बड़े बदलाव करने के आदेश दिए। पहला कि मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी, अब मेले में कोई गाड़ी जाएगी ही नहीं। दूसरा, सभी तरह के वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। अब कोई भी वीवीआईपी पास की आड़ में वाहन लेकर महाकुंभ जा ही नहीं पाएगा। तीसरा, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए कई रास्तों को वन वे कर दिया गया है। चौथा, प्रयागराज में वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया गया है, उन्हें प्रयागराज के बॉर्डर पर रोका जा रहा है। पांचवा, 4 फरवरी तक ये बदलाव जारी रहेंगे। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इन बदलावों के बाद व्यवस्था कैसी है? क्या कल के हादसे के बाद से महाकुंभ में आने वाले लोग डरे हुए हैं? इन सब पर आपको महाकुंभ से एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अभी मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं ठीक है? मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं बहुत शानदार है। अभी कल हादसे के बाद कितना कुछ परिवर्तन आपको? हमको ऐसा क्राउड ऐसा इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। सब आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया लग रही है। वैसे कुछ हादसे के बाद से किस तरीके से अब परिवर्तन हो रहा है? हर रोज दिखा है प्रशासन भी पूरा, मतलब लग रहा है पूरा पूर्वांचल का पुलिस यहाँ पे रोक गया है। पूरा प्रशासन है, सफाई ठीक से है। अभी कल के बाद से जो हादसा हुआ था उसके बाद से कितना परिवर्तन देखा? पूरा परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन है। क्या दिखाई? पूरा मेला खाली है, बढ़िया स्नान हो रहे हैं संगम में और कोई दिक्कत नहीं। परिवर्तन तो कुछ नहीं है, पर पब्लिक इस तरह से आ रही जा रही है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा परिवर्तन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब हर तरह की सुविधा है और ऐसा नहीं लगता कि कोई हादसा हुआ था। ऐसा देखने में बिल्कुल हर तरह से एकदम परफेक्ट है। तो जो पब्लिक आज पहुंच रही है सब कह रहे हैं कि मामला परफेक्ट दिख रहा है। महाकुंभ से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट यही बात कह रही है। आने वाली गाड़ियों के लिए शहर के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। एक भी गाड़ी शहर में प्रवेश नहीं कर रही है। हर सड़क जो महाकुंभ की तरफ जा रही है उस पर सिर्फ पैदल यात्री जा रहे हैं। शहर के अंदर दाखिल होने के बाद हर 1 किलोमीटर पर होल्डिंग एरिया बना दिया गया है, जहां भीड़ को कुछ देर के लिए रोका जा रहा है। होल्डिंग एरिया में भी लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये एक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कह दिया गया है। एक चुनौती यह भी है कि मौनी अमावस्या पर जो करोड़ों की भीड़ गंगा स्नान करके लौट रही है उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से लगातार ट्रेनों की आवाजाही हो रही है। रेलवे ने 364 ट्रेनों से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हालांकि लगातार भीड़ बनी हुई है। यहां पर प्लानिंग के साथ लोगों को प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। कल मौनी अमावस्या के स्नान वाले दिन करीब 12 लाख लोगों को रेलवे ने उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। आज भी रेलवे इसी तरह से काम कर रही है। एक रिपोर्ट वहां से भी देखिए। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम प्रयागराज के रामबाग महत्वपूर्ण स्टेशन पे खड़े हैं, जो कि संगम क्षेत्र से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेशन है और यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से जो स्नार्थी यहाँ पर आए हैं उनको भेजा जा रहा है। लोगों की एक लंबी लाइन यहाँ पर बाकायदे बना दी गई है और आरपीएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ को लगाया गया है। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि फला ट्रेन जो है वो अभी आने वाली है, आप अपने लाइन में लगकर ट्रेन की प्रतीक्षा करें। जैसे ही ट्रेन आने के बाद यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है वो खोली जा रही है। जितनी भीड़ अंदर स्टेशन पर जो उसकी क्षमता है उतनी ही भीड़ों को अंदर यहाँ पर भेजा जा रहा है। जो भीड़ आ रही है या जो लौट रही है उसे कैसे मैनेज किया जा रहा है उसका भी एक वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे पुलिस श्रद्धालुओं को बारी बारी से एंट्री और एग्जिट करवा रही है। आप देखिए तस्वीर। एग्जिट पॉइंट पर श्रद्धालुओं को रोका गया है। मौके पर तैनात पुलिस अफसर उन्हें अपने साथ सुरक्षित एग्जिट करवा रहे हैं। श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है या बस स्टैंड की तरफ, उसी के मुताबिक अलग अलग रास्तों से उन्हें एग्जिट करवाया जा रहा है। एक जत्थे की एंट्री या एग्जिट के वक्त पीछे के जत्थे को रोका जा रहा है। यह व्यवस्था पूरे मेला क्षेत्र में लागू है। बॉस, एक चीज यह भी ध्यान रखनी होगी, हम बात कर रहे हैं 28 करोड़ 30 करोड़ लोगों की जो इस मेले में आए हैं इतने दिनों में। हम सब चाहते हैं व्यवस्था 100% परफेक्ट, और सबसे आसान होता है पुलिस को कोस देना, ये नहीं था वो नहीं था। लेकिन आप सोचिए, पुलिस वाले भी बॉस घंटों घंटों की ड्यूटी कर रहे हैं, वो बैठ तक नहीं रहे, खड़े हैं अपनी जगह पर, इस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता।
तो उन पुलिस वालों की जो मेहनत है ना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सीएम योगी के सामने एक चुनौती यह भी है कि भगदड़ के बाद लापता हुए लोगों को उनके परिवार वालों के पास कैसे पहुंचाया जाए। कल हुई भगदड़ के बाद भले ही प्रशासन ने तेजी से एक्शन लिया, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वाले उनसे नहीं मिल पाए। ऐसी ही एक लड़की दिल्ली से अपने पिता को खोजने आई है। उसके पिता कल भगदड़ के बाद से नहीं मिल रहे। रोते रोते लड़की हर जगह मदद की गुहार लगा रही। एक बार उस लड़की को सुनिए। भगदड़ मच गया, सब लोग भागने लग गए, एक दूसरे को सबको चलते हुए चलने लग गए। पापा ने फोन दे दिया था किसी और को नहाते टाइम, वो नहीं जा पाए, वो यहीं पे रह गए। हम कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं उनको हर जगह पे, हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया, बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। जितना भी यहाँ से बॉडी या फिर जितने भी पेशेंट है जो यहाँ से जाते हैं, मैंने वो हर हॉस्पिटल में देखा है, बट कहीं भी नहीं मिले वो मुझे। उन्होंने बोला है कि मिल जाएगा, बट कल मॉर्निंग में कराया, अभी तो कुछ पता नहीं है उसका। यानी महाकुंभ लोग भी महाकुंभ में आने वालों की मदद कर रहे हैं। खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र महाकुंभ आ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है। कैंपस के दरवाजे भीड़ के लिए खोल दिए गए। बड़ी संख्या में लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में रुके हुए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी के अंदर बरगद लॉन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुके हैं। छात्र भी अपनी तरफ से इन लोगों की पूरी मदद कर रहे हैं। जिनके पास कंबल नहीं है, कंबल दे रहे हैं। नाश्ते और खाने की व्यवस्था छात्र कर रहे हैं। बॉस, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के पास बने हॉस्टल भी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बने केपीयूसी हॉस्टल में भी कई श्रद्धालु रुके हुए। हॉस्टल में रहने वाले छात्र श्रद्धालुओं के लिए खाने और नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। बॉस, आप सोचिए इससे बड़ा सनातन का सबक क्या होगा। कोई जात पात नहीं है, कौन कहां का है, कहां से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह है प्रयागराज का जज्बा। यह है महाकुंभ से सबसे बड़ी सबक। लोगों को मुसीबत में देखकर फौरन मदद के लिए हर कोई आगे आ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वैसे बिना आईडी कार्ड के एंट्री नहीं मिलती, लेकिन संकट के समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गेट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। लोगों को बस और रेलवे स्टेशन की भीड़ के बारे में बता रहे हैं। लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में भेज रहे हैं जहां रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। सुनिए एक बार। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप लोग विश्वविद्यालय कैंपस के सामने जाइए। आप लोगों को खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। सभी बस स्टॉप और स्टेशन फुल हो चुके हैं। जैसे ही खाली होगा आप लोग दोबारा भेजा जाएगा वहां तक। अभी सभी बस स्टॉप और स्टेशन पर क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग अभी यहाँ आराम करिए। आप लोग खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। ये सामने विश्वविद्यालय कैंपस है, इसी में जाइए, आप लोग आराम करिए। खाने इन चुनौतियों के बीच एक चुनौती यह भी है कि महाकुंभ को लेकर राजनीति हो रही है। उससे मोदी योगी कैसे निपटेंगे, इसका प्रयास हो रहा है। क्योंकि आज जब बजट को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो उसमें भी महाकुंभ में हुए हादसे का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। सपा की तरफ से आरोप लगाया गया कि राजनीतिक पर्यटन की वजह से हादसा हुआ। कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि सिर्फ बीजेपी के वीवीआईपी के लिए पूरी व्यवस्था बीजेपी कर रही थी। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि सरकार का पूरा ध्यान पब्लिसिटी पर था। विपक्ष की तरफ से संसद में महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग की गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। महाकुंभ में हादसे पर जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति में कुछ नेता तो हद पार कर चुके हैं। जैसे समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, वो भगदड़ पर बात करते करते मुद्दे से इतना भटक गए कि ये सवाल उठाने लगे कि महाकुंभ नाम आया कहां से, अमृत स्नान का नाम आया कहां से। सुनिए जरा रामगोपाल यादव की भाषा सुनिए। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं, कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को, उसको महाकुंभ कर दिया गया। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, भैंसा के लिए लोगों को मार दिया। आप कुंठा का लेवल सोचिए बॉस। गंगा स्नान को अमृत स्नान बोल दिया तो कोई पाप हो गया क्या? महाकुंभ नाम कहां है, वेदों में बैठ के ढूंढिए। बॉस, वेदों पे इतना भरोसा है, सनातन पर इतना भरोसा है, तो राम भक्तों पे गोली क्यों चली थी? तब नहीं समझ में आ रहा था।
राम भक्तों का दर्द। महाकुंभ में जो साधु संत आए हैं वो खुद इसे महाकुंभ बता रहे हैं, तो फिर रामगोपाल यादव को किस बात की दिक्कत है? जहां तक अमृत स्नान की बात है तो खुद साधु संतों ने यह मांग रखी थी, शाही स्नान की जगह राजसी स्नान या अमृत स्नान कहा जाए। उधर अखिलेश यादव ने इशारों में यह आरोप लगाया कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, सरकार इसे छिपा रही। सुनिए अखिलेश यादव। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज अखिलेश ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिख रहा है कि महाकुंभ में कुछ लोग खाना बना रहे हैं, अचानक पुलिस खाने में मिट्टी डाल देती। अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए बन रहे खाने में राजनीतिक विद्वेष के कारण मिट्टी डाली गई। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि वीडियो किस जगह का है, यह वीडियो सही है या गलत, इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है। क्यों मिट्टी डाली गई, पुलिस ने एक्शन क्यों लिया, यह भी पता नहीं चल पाया, लेकिन चल रहा है मामला। पाठशाला में अब अगली क्लास। यमुना के पानी पर महाभारत, दिल्ली चुनाव में बड़ा ट्विस्ट। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या जेल जाएंगे? चैलेंज पर चैलेंज, जो यमुना का पानी पीकर दिखाएगा वही दिल्ली जीत कर जाएगा क्या? राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ आज वो कर दिया जो मोदी विरोध में भी उन्होंने नहीं किया। आज इसकी बात। दिल्ली चुनाव में अचानक नया ट्विस्ट आ गया है, और यह ट्विस्ट यह है कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर जेल जाएंगे, इसका सवाल खड़ा हो गया। और यह ट्विस्ट आया है केजरीवाल के यमुना में जहर वाले उस बयान से, जिस बयान ने पिछले 2-3 दिन में दिल्ली का चुनावी माहौल ही बदल दिया। अब तक केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यमुना में हरियाणा से जहर आने वाला बयान दिया, बीजेपी ही नहीं वो कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से अग्रेसिव हो गई, जो दिल्ली चुनाव में कहीं दिख ही नहीं रही थी। यमुना का पानी इस वक्त दिल्ली चुनाव का ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया है जिसमें सब एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। केजरीवाल अमित शाह और राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि यमुना का पानी पीकर दिखा दो। राहुल गांधी केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत है तो यमुना का पानी पीकर दिखा दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केजरीवाल को दिल्ली में राजघाट के पास यमुना का पानी पीकर दिखाने की चुनौती दी। आज तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही यमुना का पानी पीकर दिखाने का चैलेंज दे दिया। मतलब यमुना का पानी पीकर दिखाओ का चैलेंज हवा में घूम रहा है। यमुना के पानी में जहर होने के आरोप से शुरू हुई सियासत अब नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो पानी की 4 बोतलें लेकर आए। चारों बोतलों में यमुना नदी का पानी था और हर बोतल पर एक नाम की चिट लगी थी। पहली बोतल पर राहुल गांधी, दूसरी बोतल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तीसरी बोतल पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और चौथी बोतल पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिखा था। केजरीवाल ने चैलेंज दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चारों नेता ये पानी पीकर दिखाएं तो मान जाएंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी यमुना का पानी पीने का चैलेंज दे दिया। एक बार केजरीवाल को सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त को चैलेंज दिया क्यों और क्या केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। कि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें। आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसा क्या कर दिया कि केजरीवाल इतना भड़क रहे हैं? अब आपको यह भी बताता हूं। दरअसल यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगे। आयोग ने केजरीवाल से 5 सवाल भी पूछे। यमुना में किसने जहर मिलाया? यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया? किस इंजीनियर ने जहर का पता लगाया? किस जगह पर जहर मिलाया गया?
और पानी में जहर फैलने से रोका कैसे गया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जो नोटिस दिया है उसमें कुछ नसीहतें भी दी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पानी में अमोनिया का स्तर ज्यादा होना और पानी में जहर मिलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ ना मिलाइए। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा होने के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को सिर्फ नसीहतें ही नहीं दी बल्कि चेतावनी भी दी है कि अगर केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक यमुना के पानी में जहर मिलाने के ठोस सबूत नहीं दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की इसी चेतावनी पर केजरीवाल बुरी तरह भड़क गए। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 दिन में वो अरेस्ट होने वाले हैं। केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा यह भी बताऊंगा। पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन पर क्या कहा है। उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। आखिर अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा 2 दिन में? इसकी वजह भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए या इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। किन धाराओं में केस दर्ज हो सकता है यह भी आपको बता देता हूं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 यानी समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, धारा 197 यानी राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने वाला काम या बयान देना, और धारा 353 यानी लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना। इन धाराओं के तहत अगर अरविंद केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इतिहास रहा है कि उसने इतना कठोर कदम कभी किसी के खिलाफ नहीं उठाया। इलेक्शन कमीशन जो मैक्सिमम करता है भाई नेताओं को प्रचार करने से रोक देता है। जानकार कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल माफी मांग ले तो मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं, और उसकी संभावना भी कम है कि वो माफी मांगेंगे, क्योंकि अगर मांगेंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन केस दर्ज करवा देता है अगर, तो केजरीवाल को 3 साल की सजा हो गई अगर, तो केजरीवाल चुनाव जीत भी जाएं तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि इस देश में नियम है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो आप सांसद हैं या विधायक, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन केजरीवाल पर एफआईआर करवाने की चेतावनी दे रहा है, और हरियाणा बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल माफी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं। बीजेपी भी इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के रोहिणी में जनसभा करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल से पूछा कि बताओ यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया है। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको यह भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी ने कैसे केजरीवाल के खिलाफ वो काम कर दिया जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नहीं किया। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर। आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी यमुना के पानी की बोतल लेकर उनके लिए घूम रही है। लेकिन राहुल गांधी तो खुद यमुना नदी पर पहुंच गए। आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसका टाइटल है यमुना नदी या नाली। इस वीडियो की शुरुआत में राहुल गांधी झाग वाली यमुना के बीचों बीच एक नाव पर बैठे हैं। 8 मिनट 44 सेकंड की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में राहुल गांधी रिपोर्टर बनकर लोगों से बात कर रहे हैं। यमुना नदी की गंदगी दिखाकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। बॉस, यही राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले तक केजरीवाल के दोस्त थे, हाथ पकड़ के इंडिया अलायंस में फोटो खिंचा रहे थे।
केजरीवाल जेल गए तो छाती पीट रहे थे, लेकिन अब केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भाई रिपोर्टर बन के चले गए भाई, यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे रहे हैं केजरीवाल को। देखिए जरा क्या किए हैं राहुल गांधी। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। दो 2025 हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में गोता मार, बस इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते हैं। आके डुबकी लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक ट्रक मच्छी ला डाल दो, तालाब के सारे मर जाएंगे। नाला सीवर उवर सब इसी में छोड़ रखे हैं, तो जमुना में ये कहाँ तक झेलेंगे। कचरा है, गंद है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी सिर्फ यमुना के पानी को लेकर ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। राहुल गांधी हर चुनावी रैली में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। आज भी बवाना की रैली में राहुल गांधी ने यही सारे आरोप आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दोबारा लगाए। एक बार उसे सुनिए, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी के अटैक के बाद केजरीवाल अचानक कांग्रेस के वोटर से क्यों बात करने लग गए। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। राहुल गांधी आज कह रहे हैं सबसे बड़ा शराब का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो ये अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो छाती क्यों पीट रहे थे ये लोग। कुछ भी बॉस, पब्लिक को आप कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी लग रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि केजरीवाल मोदी से डरते हैं, कभी कह रहे हैं कि केजरीवाल और मोदी एक ही जैसे हैं, और केजरीवाल भी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो मोदी के गले मिलते हैं। पूछ रहे हैं कि राहुल और मोदी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। केजरीवाल तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक जेल क्यों नहीं गए। और आज तो केजरीवाल ने राहुल गांधी के सपोर्टर से ही अपील कर दी कि कांग्रेस को वोट मत देना वरना बीजेपी आ जाएगी। सुनिए केजरीवाल को। वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपए महीने का खर्चा बन जाएगा। कहां से लाओगे। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो भयंकर हंगामा मचा हुआ है। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खेला करने की कोशिश में। लेकिन इन दोनों पार्टी के बीच एक दूसरे के खिलाफ गोल करने का जो खेल दिल्ली में चल रहा है, उससे पहले ही एक खेल चंडीगढ़ में आज हो चुका है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ सबसे बड़ा खेल कर दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास बहुमत था, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गई। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर को 19 वोट मिले, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन को 17 ही वोट मिल पाए। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलाकर 20 पार्षद हैं, फिर भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी के लोग इस पर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को जीत मिली, यानी कांग्रेस ने धीरे से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को निपटा दिया। तो दिल्ली में क्या होगा समझ जाइए। अब पाठशाला की अगली क्लास। टीवी पर पहली बार महाकुंभ से महिला अघोड़ियों पर वो रिपोर्ट जो आपने आज तक न देखी हो। रात भर लाशों के साथ रहकर महिला अघोड़ियों की वो साधना जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब उसका चैप्टर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में 2 अमृत स्नान हो चुके हैं। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 28 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार 144 साल के लंबे इंतजार के बाद महाकुंभ में अद्भुत संयोग बना। ऐसे में देश भर से साधु संतों के सभी अखाड़े महाकुंभ में साधना करने, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ में मौजूद अखाड़ों और उनके संतों और नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ कहा और बताया जा रहा है, लेकिन आज टीवी पर पहली बार महाकुंभ में पहुंचे अघोरी साधुओं के बारे में आपको बताऊं। महाकुंभ में साधना में लीन महिला अघोरियों से आपको मिलवाऊंगा। कौन होती हैं महिला अघोरी और वो कौन कौन सी साधना करती हैं, क्यों रात भर शमशान में लाशों के साथ रहती हैं, ये सारे राज खुद अघोरियों की जुबानी आपको बताऊं।
पहले महाकुंभ में पहुंची महिला अघोरियों की साधना की एक झलक देखिए टेलीविजन पर। महाकुंभ से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप पहली बार पाठशाला में देखने जा रहे हैं। हमको होता है कि आज हमें डेड बॉडी साधना करनी है या कुछ भी है, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज हो जाता है। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी। अगर आपको किसी की भी मतलब किसी की आप एक तरीके से वशीकरण कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका एक टाइम स्लॉट फिक्स होता है कि आपको कितने से कितने बजे तक ऊर्जा को वहाँ से उठा के यहाँ पे डालना है। अच्छा काम के लिए आना डरने की बात नहीं है, बुरा काम के लिए आना डरना को चाहिए, सोचना को चाहिए बस। पाठशाला के इस चैप्टर में आपको कुछ तस्वीरें और विवरण विचलित भी कर सकते हैं। महाकुंभ में साधना में लीन अघोरियों ने अपनी साधना के बारे में जो बताया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अघोरी शब्द सुनते ही दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं। अघोरियों को लेकर लोगों के बीच यह धारणा है कि वो इंसान का मांस खाते हैं और उन्हें तांत्रिक के तौर पर दिखाया जाता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम महाकुंभ में साधना में लीन अघोरी साधुओं के पास पहुंची। वहां साधना में लीन अघोरी साधुओं ने बताया कि वो कैसे अपनी आराध्य मां अघोरा काली को प्रसन्न करते हैं और रात के वक्त ही उनकी पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, यह भी बताया। जो पूजा होती है माँ अघोर काली की, वो 12 बजे शुरू हो चुकी है। क्या क्या आगे होगा 3 बजे तक? तो ठीक इसी प्रकार से माँ का उस हवन में आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, पता नहीं कोई क्या क्या समस्या लेकर के आए, तो उन सब का कल्याण हो, इसलिए माँ को बुलाया जाता है, उनके नाम का आह्वान किया जाता है। काफी लोगों को इससे फायदा भी होता है। हम देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ पे इस वक्त पूजा में। हाँ जी बिल्कुल, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं यहाँ पे पूजा करवाने के लिए भी आते हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मतलब पहले इतना नहीं था, अभी लोग इतना ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो 2 को बताएगा, 2 को पड़ेगा वो 4 को बताएंगे, तो उस जरिए से भी लोग आते हैं। हमारे सहयोगी मुनीश देवगन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें उन्होंने महिला अघोरियों से बात की, वो बहुत सारे राज पर से पर्दा उठाती है। महिला अघोरी साधुओं की 2 तरह की साधना होती है। अघोरी साधु सात्विक और तामसिक 2 तरह की साधना करते हैं। सात्विक साधना में हवन के लिए फल और फूल का इस्तेमाल होता है। यह साधना कहीं भी हो सकती है, जैसे महाकुंभ में अघोरी साधु सात्विक साधना कर रहे हैं। तामसिक साधना के लिए कहा जाता है कि वो शमशान में ही होती है। इसमें पंच बलि की परंपरा है, कई बार 3 बलि भी दी जाती है। तामसिक साधना के दौरान अघोरी प्रसाद के रूप में डेड बॉडी के पार्ट खाते हैं कहा जाता है, जिसमें इंसान की डेड बॉडी भी शामिल है। हालांकि अघोरी साधुओं का कहना है कि अब पहले की तरह शमशान जाकर साधना करना उनके लिए आसान नहीं रह गया है। ऐसा क्यों, इसका जवाब भी हमारे सहयोगी के साथ बातचीत में महाकुंभ पहुंची अघोरी साधिका ने दिया। सुनिए। पहले के ज़माने में थोड़ा सा देखिए तो वो लोग क्या ना, शमशान पहले ओपन रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग आना जाना ये सब आराम से इजीली होता था। अभी क्या है, हर शमशान में कैमरेज लग गए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अभी वो सब फैसिलिटीज़ जो पहले मिलती थी एक साधक को, वो अभी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रस्त भी रहते हैं, मगर जब हमें साधना करनी होती है तो हम 2-2, 3-3 महीने शमशान में पड़े रहते हैं। मैं खुद मणिकर्णिका शमशान घाट में 2-2, 3-3 महीने व्यतीत करती हूँ साधना। तो बॉडीज आराम से मिल जाती है वहाँ से बनारस से? बहुत आराम से। अगर नहीं भी मिलती तो कई बार क्या होता है कि खुद ही या तो आप जल के बहाव से बह के आ जाएगी या मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अभी तक तो नहीं हुआ है, ना ही मैंने ऐसा कोई इशू फेस किया है। जब मतलब हमको होता है कि आज हमें डेड बॉडी साधना करनी है या कुछ भी है, तो वो अपने आप कहीं ना कहीं से अपने आप अरेंज हो जाती है। अपने परिवार को छोड़कर महाकुंभ में अघोरी साधना के लिए पहुंची एक साधिका ने बताया कि वो क्यों अघोरी बनी और कैसे बनी। आप भी सुनिए, फिर आपको अघोरियों के गले में नजर आने वाली नरमुंडों की माला से जुड़े रहस्य के बारे में बताऊं। आपने भी एक सवाल पूछा था कि लेडीज क्यों जुड़ी है, तो मैं उसका एक बहुत शॉर्टकट में एक रिप्लाई देना चाहूँगी। अघोर हो चाहे तांत्रिक हो, है ना, अगर
पुरुष ये क्रियाएं करते हैं, ठीक है, मंत्र जपम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि लेडीज़ उससे ज़्यादा, चाहे वो सात्विक पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखे, वो रखती है, मगर जैसे जैसे उनको लगता है कुछ की ऐसी मतलब अंदर चीज़ें होती है कि नहीं हमें और अच्छा करना है और आगे करना है और उग्र देवता प्रसन्न करने हैं, तो उस वजह से लेडीज़ तांत्रिक क्रियाओं में जाती है करने के लिए, सीखने के लिए, अघोर में आती है कि मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ सीख पाऊँ। महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई के दौरान अघोरियों के नरमुंड वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई। ये तस्वीरें देखिए, आपने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें नरमुंड पहने अघोरी हाथों में त्रिशूल लेकर नाचते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। लेकिन आज आपको अघोरियों के गले में नजर आ रही इस नरमुंड माला की असल कहानी भी बताता हूं। अघोरी शब्द संस्कृत के अघोर से निकला है, जिसका मतलब निर्भय या निडर होता है। अघोरी सन्यासी कपालिका परंपरा को मानते हैं, जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है। कपालिका परंपरा को मानने वाले सन्यासी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। कपाल यानी खोपड़ी में खाने पीने की वजह से इन्हें कपालिका कहा जाता है। कपालिक परंपरा को मानने वाले अघोरी साधु गले में नरमुंड की माला के साथ ही चेहरे और शरीर पर भस्म लगाते हैं। अघोरी साधु अपनी साधना और सिद्धि के लिए महाकाली, भैरव और भगवान शिव की साधना करते हैं। अघोरी संप्रदाय 17 से 18वीं सदी में हुए बाबा कीनाराम का अनुसरण करते हैं। उनके द्वारा किए गए कामों को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। बाबा कीनाराम का आश्रम बनारस में है। वहां आज भी अघोर से जुड़ी क्रियाएं बड़े स्तर पर होती हैं और लोगों का हुजूम भी वहां लगता है। यह माना जाता है कि सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई और तब से ये देश भर के मंदिरों में फैल गए। अघोरी अनटोल्ड स्टोरी किताब में मयूर कलबाग बताते हैं कि मानव मांस खाना अघोरियों की साधना का एक हिस्सा है। इसके जरिए वो बताते हैं कि वो कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। सुनिए इंसान का मांस खाने और अपनी कठिन साधना को लेकर अघोरी गुरु मणिकंदन ने क्या बताया, जो तमिलनाडु के त्रिची अघोरी साधुओं के साथ महाकुंभ पहुंचे। अघोरी गुरु मणिकंदन ने खुद 9 साल अघोरी साधना की। वो पिछले करीब 14 साल से अघोरी साधकों को दीक्षा दे रहे हैं। हम लोग मसान में रहता, मसान में रख के पूजा करता। मसान में आप रहते हैं तो क्या क्या सेवन कर सकते हैं वहाँ पे? हम लोग मसान में आदर में बैठ के हवन करता, पूजा पाठ ध्यान करता। जो समाज में लोग कहते हैं जी वहाँ पे मांस भी खाया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी खाई जा सकती है, वो सच है? हाँ सच है। एक आत्मा का परमात्मा करने के लिए जी डेड बॉडी खाना पड़ता अघोरी जी। उससे क्या मिलता है आपको खाने के बाद? कुछ शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है? हमको एनर्जी मिलेगा। कौन का कारा उसका वो पाप बटेगा। काशी मणिकर्णिका घाट में मैं स्थापना अघोरा काली स्थापना करके मैं करके पूजा कर रहा। जो साधना करते हैं अघोरी, कितनी लंबी साधना होती है? जैसे आप कहते हैं डेड बॉडी का भी सेवन करते हैं, तो कितना लंबा होता है उसके बाद? मैक्सिमम 12 बजे से 3 बजे तक साधना। कोई खास दिन में साधना होती है? दिन चुने जाते हैं या कभी भी होता है? रात में होगा। हर रात में या कभी कभार जब कोई अमावस्या से जुड़ा हुआ? अमावस्या में रहता हूँ रात में 12 बजे से 3 बजे तक। अघोरी गुरु मणिकंदन ने उस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया कि अघोरी साधु भोजन के तौर पर इंसान की डेड बॉडी को खाते हैं। उन्होंने बताया कि वो साधना के दौरान किस तरह प्रसाद के तौर पर इसे ग्रहण करते हैं। आप भी सुनिए। हालांकि अघोरी गुरु की ये बातें आपको विचलित कर सकती है। जो डेड बॉडीज का सेवन होता है, क्या वो मतलब दफनाया जाता है या जली हुई बॉडीज होती हैं? दोनों होती हैं। मतलब जैसे हमारे आम इंसानों का खाना होता है वैसे वो आपका खाना है जी। पूजा का टाइम है, हम लोग ले लेगा। पूजा का टाइम? हाँ, तो काशी में मणिकर्णिका घाट में सब जलता, जलने के बाद दौड़ा नदी में डालता। हम लोग का निकाल के आज का 108 पीस करेगा, फिर हवन करेगा। हवन करने के बाद हम लोग 3 पीस खाएगा। लोग अक्सर नागा साधु और अघोरी साधुओं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही मान लेते हैं। ऐसे में आज आपको नागा साधु और अघोरी साधु के बीच का अंतर भी बताता हूं। नागा परंपरा अखाड़ों से निकली परंपरा है, जिसकी शुरुआत आदिगुरु शंकराचार्य ने। वहीं अघोरी परंपरा को लेकर मान्यता है कि इनके गुरु भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अवतार कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय। नागा साधु सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं और शास्त्र के साथ ही शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं, जबकि अघोरी साधु सिर्फ अपने आराध्य की साधना में ही मगन रहते हैं। नागा साधु और अघोरी साधुओं के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जिंदा रहते ही अपनी अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है।
शादीशुदा लोग भी अघोरी साधना में शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में पहुंचे अघोरी किस तरह साधना में जुटे हैं और वो रात के 12 बजे किस तरह अपनी साधना को शुरू करते हैं, इसे जानने के लिए हमारे सहयोगी ने महाकुंभ में पूरी रात अघोरी साधुओं के साथ गुजारी। अघोरी साधुओं की साधना पर हमारे सहयोगी मुनीश देवगन की ये रिपोर्ट देखिए। ये देखिए पूरा सर्कल घूम रहे हैं अघोरी और माँ को प्रसन्न करने की कोशिश हो रही है। यानी श्री अघोरा काली जो माँ हैं, श्री जय अघोरा काली माँ, उनकी पूजा की जा रही है। अघोरी जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। शमशान में साधना करने और लाश के टुकड़े खाने की वजह से आम लोग अघोरी साधुओं के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन महाकुंभ में साधना में लीन अघोरी साधु ने बताया कि अच्छे काम के लिए उनके पास आने वाले लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मां अघोरा काली की साधना लोगों के कल्याण के लिए करते हैं।